अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ये 8th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्नर्स थ्योरी के बारे में। वर्नर्स थ्योरी जो है एक्चुअली हमारे एनसीईआरटी में वर्नर्स थ्योरी सबसे पहले दी हुई है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए थी, जैसे प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी वगैरह। इसलिए इसको मैंने लास्ट में रखा है ताकि आप इसको पहले से जानते रहेंगे वो सारी चीज़ें, तो आपको ये थ्योरी समझना आसान होगा। ठीक है, देखिए ये थ्योरी जो है बेसिकली कह सकते हैं कि हम स्टार्टिंग पॉइंट था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ये थ्योरी हमको सजेस्ट करती है ना कि कंपाउंड्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो वर्नर ने क्या किया था कि वर्नर ने प्रेसिपिटेशन बेस्ड स्टडी की थी। मतलब जैसे हमने आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में पढ़ा था कि हम बार बार सिल्वर नाइट्रेट वगैरह से रिएक्शन करा के हम प्रेसिपिटेट निकाल लेते, सेम कुछ सिमिलरिटी उन्होंने वही चीज़ इस्तेमाल की थी अल्फ्रेड वर्नर ने। ठीक, यह हम कहें कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी से ही प्रूव किया गया था। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। साथ ही साथ जो है आप नोट्स को बनाते चलिएगा ताकि जब आप रिवाइज करें तो आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी दी थी हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम था अल्फ्रेड वर्नर, इनका पूरा नाम था, और ये थ्योरी थी 1898 में। 1898 में इन्होंने ये थ्योरी पुट फॉरवर्ड की थी। होल एंड सोल ये थ्योरी प्रेसिपिटेट बेस्ड थी, मतलब उन्होंने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के ऊपर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करा के ये इस थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया था। जैसे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कोबाल्ट की क्लोराइड ली थी। ठीक है, उन्होंने कोबाल्ट की क्लोराइड ली थी और उसको अमोनिया से रिएक्शन कराया। तो जब उन्होंने अमोनिया से रिएक्शन कराया ना, तो उन्होंने नोटिस किया कि हर बार चीज़ें अलग अलग मिल रही हैं। चीज़ें अलग अलग मिलने का मतलब उनको जो है कंपाउंड्स अलग अलग कलर के मिल रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कोबाल्ट क्लोराइड का उन्होंने रिएक्शन कराया अमोनिया से, तो सबसे पहले उनको जो कंपाउंड मिला वो था COCl3.6NH3। ठीक है, इसका जो कलर था वो येलो था, इसका जो कलर था वो क्या था, येलो था। इसी तरह उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड को एक बार और रिएक्शन कराया अमोनिया के साथ, तब जो उनको कंपाउंड मिला COCl3 मिला, इस बार 5NH3 इसके साथ लगा हुआ था। ठीक है, इसका जो कलर मिला उनको वो पर्पल कलर का मिला। इसी तरह कोबाल्ट क्लोराइड का रिएक्शन उन्होंने अमोनिया के साथ कराया, तो उनको हम अगली बार जो मिला वो मिला COCl3 4NH3। अब ये जो 4NH3 बना ये ग्रीन कलर का था। ठीक है, इसी तरह COCl2 फिर से अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया, तो उनको जो मिला कोबाल्ट क्लोराइड उस बार अगेन 4NH3 था, मगर कलर जो था इस बार वायलेट था। मतलब मल्टीपल रिएक्शंस वो करा रहे थे और उनको बार बार अलग अलग कलर का कंपाउंड देखने को मिल रहा था। मतलब जो सॉल्यूशन बन रहा था या जो प्रोडक्ट बन रहा था वो अलग अलग कलर का आ रहा था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सब का प्रेसिपिटेशन किया। सब का प्रेसिपिटेशन किसके साथ किया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ किया। ठीक है, AgNO3 के साथ किया। इन्होंने सबका प्रेसिपिटेशन किया। उनको ये लगा ना कि हो सकता हो कि हर बार अलग अलग चीज़ें बन रही हों। ठीक है, तो उन्होंने सबका सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेशन किया। तो लास्ट में उन्होंने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि सब में जो है AgCl ही बन रहा है और AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट हमको देखने को मिल रहा है। सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट उनको देखने को मिल रहा है। इस बेसिस पर उन्होंने ये बताया, इस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर उन्होंने कुछ 3-4 पॉइंट्स बताए कि अगर ऐसा हो रहा है कि हम सेम कंपाउंड सेम रिएक्टेंट्स ले रहे हैं मगर हर बार प्रोडक्ट में डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, और जब हम उनका प्रेसिपिटेट निकाल रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो हमको सेम प्रेसिपिटेट मिल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ पर जो कंपाउंड्स बन रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पर, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने कुछ 2-4 बातें छोटी छोटी कही थी जिसको हमको इसमें पढ़ना है। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि जो कॉम्प्लेक्स होता है यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ना, इसमें 2 तरह के लिंकेज होते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप के लिंकेज होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के लिंकेजेस होते हैं, जिसमें एक को हम प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं और दूसरे को हम सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी एक को बोलते हैं और एक को हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को, जो कि सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज कितना होगा उसको बोला जाता है, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, कौन सा मेटल एटम होगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा या ट्रांजिशन एलिमेंट होगा सिंपली। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स लगे हुए हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं।
इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी। ये उन्होंने पहली बात कही कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो मेटल होता है उसके दो तरह के लिंकेज होते हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है यानी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, आयोनाइजेबल होती है, आसानी से हम लोग आयोनाइजेशन कर सकती है। ठीक, और ये नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। नेगेटिव आयंस का मतलब इसको अगर हमको सेटिस्फाई करना है प्राइमरी वैलेंसी को तो हम उसको नेगेटिव आयंस के साथ सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स कि प्राइमरी वैलेंसी हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तीसरी उन्होंने इंपॉर्टेंट बात ये कही थी कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है। मतलब सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं होगी, मतलब वो आयंस के फॉर्म में नहीं जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, एक्वा सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो जो लिगेंड्स होंगे वो मेटल का साथ नहीं छोड़ेंगे, बस काउंटर आयंस मेटल का साथ छोड़ते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव आयंस, जो काउंटर आयंस बाहर लगे हुए होते हैं वही तो इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, नॉन आयोनाइजेबल होगी। ठीक है, और ये कैसे सेटिस्फाई होती है, ये सेटिस्फाई होती है या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ या नेगेटिव आयंस के साथ। ठीक है, इन्हीं को हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या नेगेटिव आयंस लगते हैं ना, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। और हर एक सेंट्रल मेटल एटम के लिए सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो फिक्स्ड होती है, यानी कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, फिक्स होता है, जो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, और तीसरी बात जो है उन्होंने ये कही थी, तीसरी बात तो यही कही थी नॉन आयनाइजेबल, और चौथी बात उन्होंने लास्ट बात ये कही थी कि जो आयन या ग्रुप जो जुड़ते हैं, सेकेंडरी लिंकेज फॉर्म करते हैं मेटल से, उनका कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट होता है। यानी कि जो आयंस या कोई भी ग्रुप्स जो मेटल के साथ जुड़ते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, ताकि उनकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकें, उनकी जो होती है कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट होती है। कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब ये होगा कि 3D स्पेस में कैसा अरेंजमेंट होगा, जिसको हम लोग दूसरे टर्म्स में पॉलीहेड्रन बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन सबका फिक्स होता है। ये चार बातें उन्होंने बताई थी। क्या क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनमें दो तरह के लिंकेज होते हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं और सेकेंडरी को कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयोनाइजेबल होती है और उसकी सेटिस्फाई होती है नेगेटिव आयन से। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है और वो सेटिस्फाई होती है न्यूट्रल या नेगेटिव आयन से, उन्हीं को हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं। उसके साथ साथ सेंट्रल मेटल एटम का फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, या कह दीजिए कि फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसी होती है। जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो फिक्स होगी। ठीक है, चौथी बात उन्होंने ये कही थी कि जो आयन या ग्रुप यानी जो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से लग रहे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट होती है, यानी कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन हर कंपाउंड के लिए फिक्स होता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन जो होता है वो हर सेंट्रल मेटल एटम के लिए फिक्स होता है, हर कंपाउंड के लिए फिक्स होता है। ये सारी बातें उन्होंने कही थी और ये सारी स्टडी जो थी किसके ऊपर बेस्ड थी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के ऊपर कह लीजिए, या प्रेसिपिटेशन बेस्ड स्टडी थी। ठीक है, इतना ही था वर्नर की थ्योरी में। अब वर्नर की थ्योरी आगे चल के फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि वो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पा रहे थे। देखिए वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे जिनका वो आंसर नहीं कर पा रहे थे, आइए हम लोग उसको देख लेते हैं शॉर्ट में। उनके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उन्होंने पहला सवाल जो इस थ्योरी के ऊपर किया गया, या इस थ्योरी का ड्रॉबैक था, उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही या क्यों सर्टेन एलिमेंट्स ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ठीक है, फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स, और दूसरे कंपाउंड्स क्यों नहीं कह सकते। जैसे एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में भी तो एलिमेंट्स होते हैं, वो क्यों नहीं कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्यों सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक का एलिमेंट ही बनाता है, इसका आंसर उन्होंने नहीं दिया था। इस थ्योरी में को नहीं पता चलता कि क्यों ऐसा हो रहा है। दूसरा जो है, क्यों इसकी जो है पॉलीहेड्रन फिक्स है, यानी जो ज्योमेट्री है या पॉलीहेड्रन बन रहा है या स्पेशियल अरेंजमेंट जो है वो ज्योमेट्री फिक्स क्यों है, इसके बारे में कोई आंसर नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, डेफिनेट ज्योमेट्री क्यों है कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, इसके बारे में कोई आंसर नहीं मिलता हमको। ठीक है, जैसे
कोई कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल है, कोई कंपाउंड टेट्राहेड्रल है, कोई स्क्वायर प्लेनर है। ये क्यों हो रहा है, क्यों होता है, इसके बारे में इस क्वेश्चन में कोई, इस थ्योरी में कोई आंसर नहीं मिलता। तीसरा जो इनका मेजर ड्रॉबैक था वो ये था कि कुछ कंपाउंड जो हैं डेफिनेट मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ यानी पैरामैग्नेटिक नेचर, डायामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्यों कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो डेफिनेट मैग्नेटिक या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, इसके बारे में इस थ्योरी के अंदर कोई भी आंसर नहीं मिलता। तो ये कुछ 3 मेजर ड्रॉबैक्स थे। वैसे तो और बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, अगर आप रेफरेंस बुक वगैरह देखेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे। ये 3 मेजर ड्रॉबैक हैं, ठीक है, जो हमारी बुक में देखने को मिलते हैं एनसीईआरटी में। ठीक, अब इसका आंसर कौन देता है? इसका आंसर हमको मिलता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, लिगेंड फील्ड थ्योरी में, और एक आध थ्योरी और होती है जिसमें हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलते हैं, इन सब में। ठीक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको 1930 में मिली थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी 1950 के अराउंड मिली थी, ये 1960 के अराउंड मिली थी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी 1960 के बाद ही आई थी। ठीक है, ये 4 थ्योरीज जो हैं हमको इस क्वेश्चंस का आंसर देती हैं कि क्यों ऐसा होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और कुछ हिस्सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का है, बाकी लिगेंड फील्ड थ्योरी इसमें नहीं है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, तो उसको हम लोग इस बुक में हमारे सिलेबस में नहीं है, तो जितना है बस उतना ही हम स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कशन करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर, देन उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।